बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 SST में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री के 9th लेसन का आज अपन 10th वीडियो पढ़ेंगे। और 9th वीडियो के अंदर अपन ने क्या देख लिया था कि किस प्रकार फरवरी 1917 की क्रांति हुई थी। अपन ने पढ़ा था कि 1914 से रूस और अन्य राष्ट्रों के मध्य अर्थात मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस की स्थिति बहुत कमज़ोर पड़ रही थी। रूस ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देशों का सामना नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसने सोचा था कि वो रूस उस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाएगा। ऐसे में ही रूस के अंदर फरवरी 1917 की क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद अपन ने देखा था कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के अंदर कौन कौन थे? अंतरिम सरकार के अंदर सैनिक थे और मजदूर थे और साथ के अंदर रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोग कौन थे? रूढ़िवादी वे प्रतिनिधि या वे लोग जिन्होंने ड्यूमा यानी संसद के जो सदस्य थे। तो क्योंकि जार ने फरवरी 1917 में क्या किया था? ड्यूमा को भंग कर दिया था। तो जो ड्यूमा के रूढ़िवादी दल के जो सदस्य थे वही वापस किसके अंदर आ गए? अंतरिम सरकार के अंदर आ गए। और इस प्रकार फरवरी 1917 की क्रांति हुई थी और फरवरी 1917 की क्रांति के बाद अंतरिम सरकार बन गई थी। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि 1917 की फरवरी क्रांति हुई थी और उस फरवरी क्रांति में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और अंतरिम सरकार के अंदर कौन कौन थे? श्रमिक, सैनिक और रूढ़िवादी। अब फरवरी 1917 की क्रांति के बाद की स्थिति, जार का शासन खत्म हो गया था। फरवरी 1917 के अंदर अंतरिम सरकार बन गई थी और अंतरिम सरकार के अंदर कौन कौन थे? सैनिक थे, श्रमिक थे और रूढ़िवादी लोग थे। अब क्या होता है, जब फरवरी 1917 की क्रांति हो गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अंतरिम सरकार अपना शासन चला रही है, लोग भी संतुष्ट हैं, जार का निरंकुश शासन भी खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी रूस के अंदर शांति नहीं है। कैसे आगे अक्टूबर 1917 आते आते एक और क्रांति हो जाती है और अक्टूबर 1917 की क्रांति कैसे शुरू होती है उसकी सारी स्थितियों का वर्णन बच्चों आज हम करेंगे। तो फरवरी 1917 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार में सभी लोग थे, लेकिन सभी होने के बावजूद भी सैनिक अधिकारी, भूस्वामी वो उद्योगपति ही प्रभावशाली थे। क्योंकि अपन जानते हैं भले सभी लोग थे लेकिन प्रभावशाली तो वही होंगे जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पावर है। तो अंतरिम सरकार बनी तो थी, जार का निरंकुश शासन भी खत्म हो गया था, लेकिन उस अंतरिम सरकार के अंदर चलती किसकी थी? मनमानी कौन करते थे? भूस्वामी या जो पूंजीपति है वो, और दूसरे सैनिक, सेना के बड़े बड़े अधिकारी, वो अपनी मर्जी से अंतरिम सरकार चलाते थे। तो फिर पब्लिक के लिए तो वापस वही स्थिति आ गई। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने जार के निरंकुश शासन से मुक्ति पाई थी और पुनः वापस क्या हो गया? अंतरिम सरकार ने भी अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ लिबरल व समाजवादी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जो लिबरल थे अपने उदारवादी और दूसरे समाजवादी, वो ये चाहते थे कि ऐसी अंतरिम सरकार हमको नहीं चाहिए जिसमें कुछ लोगों का ही चलती हो और कुछ लोग अपनी मनमानी करते हो। हमें तो एक ऐसी सरकार चाहिए जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है उस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसके द्वारा ही क्या हो? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा ही क्या हो? मतदान हो और उसके द्वारा जो चुने जाए नेता वो यदि शासन चलाते हैं तो हम उसके शासन को मंजूरी देते हैं। तो फरवरी 1917 के अंदर अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन केवल सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। यहाँ लिबरल व समाजवादी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। अब ऐसे में क्या करा? अपने बताया था कि जब जार का निरंकुश शासन खत्म हो गया था तो लोगों को सभा करने की, मीटिंग करने की अब आज़ादी मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई। अब लोग मनचाहे रूप से कहीं पर भी 10, 20, 50, 100 लोग शामिल होकर के सभा और मीटिंग कर सकते थे। तो क्या हुआ? फरवरी 1917 में जहाँ एक तरफ तो अंतरिम सरकार बन गई थी, वहीं पर लोगों ने क्या करा? मीटिंगें, सभाएं की। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया था और पेट्रोग्राद सोवियत संघ की तर्ज पर जगह जगह पर सोवियत बन गई। अब सोवियत का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया के अंदर कहते हैं दल, गठन, है संगठन या दल कहते हैं या सभा कहते हैं, ऐसे ही रूस के अंदर क्या होता है? सोवियत का मतलब होता है किसी प्रकार का दल या कोई संगठन। तो क्योंकि अभी पेट्रोग्राद सोवियत बन चुकी थी, पेट्रोग्राद सोवियत के जो लोग थे उन्होंने तो अंतरिम सरकार बनाई थी, तो पेट्रोग्राद जो सोवियत थी उसी की तर्ज पर रूस के अंदर
अन्य कई लोगों ने आपस में मिलकर के और भी कई सारी सोवियत बना ली। तो ये सब कुछ चला फरवरी और मार्च के अंदर। लेकिन जैसे अप्रैल 1917 आए, अप्रैल 1917 आते आते क्या हुआ था, अंतरिम सरकार की तानाशाही बहुत बढ़ गई थी। जार का शासन गया लेकिन अंतरिम सरकार का शासन आ गया। ऐसे में ही 2 महीने निकल चुके थे और अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन, हमने व्लादिमीर लेनिन का नाम पिछले वीडियो के अंदर भी पढ़ा है, वो कौन थे, बोल्शेविक संघ के नेता थे। तो व्लादिमीर लेनिन जिन्हें जार ने रूस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः प्रवेश किया, है ना। जो बोल्शेविक, जो अपन ने पढ़ा था ना, मेंशेविक और बोल्शेविक, रूस के अंदर 2 मेजर पार्टियां बन गई थी। तो बोल्शेविक के क्या थे, ये प्रमुख नेता थे। और बहुत समय पहले जार ने क्या किया था, क्योंकि इन्होंने जार की निरंकुश शासन प्रणाली के ऊपर प्रतिबंध करने की कोशिश करी थी, विद्रोह करने का कोशिश किया था, तो जार ने इनको निष्कासित कर दिया था। लेकिन क्योंकि अब जार तो क्या चुका था, त्यागपत्र कर चुका था, दे चुका था। अब जार का निरंकुश शासन खत्म हो गया था। तो ऐसे में क्या किया, व्लादिमीर लेनिन ने वापस से रूस के अंदर प्रवेश किया और आकर के कहा कि अंतरिम सरकार के द्वारा जो नेतृत्व शासन चल रहा है, कि जिस शासन का नेतृत्व कौन कर रही है, अंतरिम सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि जब अंतरिम सरकार के अंदर सेना के अधिकारी, मजदूर, है ना, और दूसरे कौन थे, रूढ़िवादी दल के नेता थे, जब ये सभी हैं तो फिर शासन केवल या नेतृत्व केवल रूढ़िवादियों का और पूंजीपतियों का ही क्यों है, मजदूर इसके अंदर अपना नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते। इसलिए वो अंतरिम सरकार के अगेंस्ट हो गए। तो अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन, जिन्हें जार ने रूस से निष्कासित कर दिया था, उनका पुनः आगमन होता है। ये अंतरिम सरकार के द्वारा नेतृत्व के विरोधी थे, अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा कि सोवियत के हाथों में सत्ता का समर्थन, यानी उन्होंने कहा कि ये जो सत्ता है वो किसके हाथों में देनी चाहिए, सोवियत के हाथों में। और सोवियत का था क्या था, मजदूरों और सैनिकों का दल था, संगठन था, एक ग्रुप था। क्योंकि अंतरिम सरकार में सभी हैं तो पावर भी सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, ये बात अपन बता चुके। अब लेनिन ने अपनी 3 मांगे रखी और लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि अप्रैल थीसिस क्या है, तो अपन इसके अंदर लेनिन की 3 मांगे लिखेंगे। लेनिन की 3 मांगे क्या थी, अप्रैल थीसिस के अंदर लेनिन ने 3 मांगे रखी थी कि युद्ध समाप्त हो, सारी जमीनें किसानों को दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेनिन चाहते थे, क्योंकि अभी तक रूस पूरी तरह से युद्ध से बाहर नहीं आया था। 1917 में रूस का प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अभी भी योगदान चल रहा था। तो लेनिन चाहते थे कि हम इस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ जाएं। दूसरी बात थी कि जो ज़मीनें हैं वो किसको मिल जाए, किसानों को मिल जाए, क्योंकि ज़मीनों के ऊपर खेती कौन कर रहा है, जो खेती योग्य ज़मीन है वो किसानों की होनी चाहिए, क्योंकि किसान ही तो खेती कर रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर मालिकाना हक किसी और का क्यों। और तीसरी बात उन्होंने मांग रखी थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और अब जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम कम्युनिस्ट रख दिया था। बोल्शेविक का नाम कम्युनिस्ट क्यों रखा, ताकि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो सके, नाम से ही उस पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट हो सके कि ये पार्टी किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो अब बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट रख दिया गया था। और अब क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या किया, लेनिन ने इस अंतरिम सरकार का विरोध किया, अपनी 3 मांगे रखी, बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट रख दिया और चाहा कि अब हम विद्रोह करें। तो बोल्शेविक पार्टी के ही अन्य लोगों ने इसका विद्रोह किया, विरोध किया और उनको आश्चर्य हुआ कि ये लेनिन क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी तो 2 महीने तो हुए नहीं हैं कि जार का शासन खत्म हुआ है और अब हमारे हाथों में शासन आया है और लोग शांति से रह रहे हैं। तो लेनिन इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। तो अब बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट रख दिया ताकि उद्देश्य स्पष्ट हो। अब सभी दलों को आश्चर्य हुआ कि समाजवाद की स्थापना के लिए अभी सही वक्त नहीं, क्योंकि थोड़ा वक्त तो होने दो, थोड़े दिनों तक तो अंतरिम सरकार को शासन करने दो, फिर मौका देख करके अपन चाहेंगे और समाजवाद की स्थापना करेंगे। लेकिन बच्चों, उसकी अंतरिम सरकार की तानाशाही बढ़ गई थी। इसलिए क्या हुआ, प्रारंभ में तो सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंतरिम सरकार की तानाशाही को देखते हुए बाकी लोग भी लेनिन के साथ हो गए। जो लोग पहले लेनिन का विरोध कर रहे थे वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, इसके साथ हो गए, लेनिन के साथ हो गए। तो सारांश के अंदर पर मैं आपको बता दूं
कि किस प्रकार फरवरी 1917 से लेकर के अक्टूबर 1917 की क्या स्थितियां हो गई और फाइनली अक्टूबर 1917 में क्रांति हो गई। तो अपन पहले पढ़ ही चुके कि आज़ादी हो गई थी संगठन बनाने की, तो सभी मजदूरों ने अपने अपने संगठन बनाए, अपने अपने सोवियत बना ली और मजदूर आंदोलन का विशाल रूप ले लिया, विस्तार हो गया और सभी मजदूरों ने जगह जगह पर नारेबाजी और मांगे रखी। और मांगे भी कौन सी थी? वही जो पहले वाली मांगे कि हमारे काम के घंटे कम करो, काम के बदले हमको वेतन बराबर मिलना चाहिए, हमारे लिए नियम बनना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। और अब वो मिल मालिक यानी फैक्ट्री के मालिकों से सवाल जवाब करने लगे और उनसे पूछने लगे कि आखिर आपने ये क्या लगा रखा है। तो मजदूर आंदोलन विस्तार हो गया और मई जून आते आते अनेक फैक्ट्री ने क्या करा, कमेटी और ट्रेड यूनियन का निर्माण या गठन किया। जो फैक्ट्री के मजदूर थे उन्होंने क्या करा, कमेटी और ट्रेड यूनियन का निर्माण किया, संगठन किया। और ये सब कहाँ पर हुआ? औद्योगिक इलाकों में। उन्होंने नारेबाजी करी, हड़ताल करी और मालिकों से सवाल जवाब किए। और अभी तक अंतरिम सरकार के नेतृत्व की सरकार चल रही थी, तो सेना के सिपाहियों ने भी क्या करने लगा, समितियां बनाने लगी। मतलब एक तरफ तो क्या हुआ, मजदूरों ने भी अपने दल बनाए, मजदूरों ने नारेबाजी करी, हड़तालें करी और मिल मालिकों से सवाल जवाब करने लगे। ऐसे में अंतरिम सरकार को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, अपनी सरकार कमजोर पड़ने वाली है, तो उसकी भी तानाशाही बहुत बढ़ गई। इधर अंतरिम सरकार की तानाशाही बढ़ती रही, उधर क्या हुआ, जो लेनिन के नेतृत्व में जो दल थे उन्होंने भी अपना जोर पकड़ा। इधर से सैनिकों ने भी अपनी समितियां बनाने लगी और अंतरिम सरकार का विरोध जारी हो गया। तो सेना के सिपाहियों ने भी समितियां बनाने लगी। जून में 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के अपने प्रतिनिधि भेजे। अब समझ लो कि 500 दल बन गए थे रूस के अंदर और ये 500 दल ने अपने प्रतिनिधि कहाँ पर भेजे, अखिल रूसी एक जो सोवियत कांग्रेस की सभा है उसमें अपने प्रतिनिधि भेजे। अब अंतिम सरकार कमजोर पड़ने लगी। अंतरिम सरकार को लगने लगा कि ये तो मामला गड़बड़ है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के है वो जोर पकड़ रही है। तो उसने क्या करा कि बोल्शेविक को प्रभाव जब बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि उसके असंतोष को दबाने के लिए उसने सख्त कदम उठाए। किसने सख्त कदम उठाए? अंतरिम सरकार ने, क्योंकि उसको लगा कि बोल्शेविक अब ज़्यादा जोर पकड़ रही है और उसने गिरफ्तारियां चालू कर दी। बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे उनको अरेस्ट करने लगे। जुलाई 1917 में बोल्शेविक ने प्रदर्शन किया। वापस मई जून के अंदर ये सब कुछ हुआ। जुलाई के अंदर बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने वापस से प्रदर्शन चालू कर दिया। और लेकिन वापस क्या हो, जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो इधर से अंतरिम सरकार ने भी क्या करा, उनका दमन करना चालू करा और गिरफ्तारियां, यहाँ तक कि कई लोगों को गोलीबारी भी हुई और काफ़ी लोग बोल्शेविक के मरने भी लगे। अब सरकार और ज़्यादा सख्त हो गई और उन्होंने जो गिरफ्तारियां करी थी मजदूरों को, और जुलाई 1917 में बोल्शेविक का प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उसका दमन किया। और अब जब उनका दमन ज़्यादा होने लगा तो बोल्शेविक कुछ समय के लिए छिप गए और इधर उधर भाग गए। लेकिन ऐसे समय में क्या हुआ कि गाँवों के जो किसान थे, जो समाजवादी क्रांति के नेताओं के साथ थे, उन्होंने उनके साथ क्या किया, अपनी समितियां बनाई, अपने दल बनाए और अपने भूस्वामियों से उन्होंने भी आंदोलन जारी रखा और संपत्तियों को उन्होंने हड़प लिया, कब्जा कर लिया। मतलब लोग रोडों पे आ गए, बिल्कुल अव्यवस्था फैल गई। जब अति हो जाती है तो अव्यवस्था फैल ही जाती है। तो गांवों के किसानों ने समाजवादी क्रांति के नेताओं के साथ मिलकर के दबाव डाला। जुलाई से सितंबर तक किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। जुलाई से लेकर के सितंबर आते आते किसानों ने भी ये जोर पकड़ लिया, उनकी भी क्रांति ने, और अब उन्होंने गलत रास्ते भी अपनाने लगे और जबरदस्ती पूंजीपतियों से जमीन अपने कब्जे में कर ली, अर्थात लोग सड़कों के ऊपर उतर आए। इस प्रकार फरवरी से लेकर के सितंबर आते आते वापस से रूस की पूरी स्थिति बदल गई। जहाँ फरवरी 1917 में जारशाही खत्म हुई तो अंतरिम सरकार बनी, लेकिन फरवरी से लेकर के सितंबर आते आते भी वापस गड़बड़ी होने लगी। रूस के अंदर वापस अशांति फैल गई, अव्यवस्था फैल गई, अंतरिम सरकार का तानाशाही बढ़ गई। इधर लेनिन के नेतृत्व के अंदर सभाएं हुई और लेनिन की जो बोल्शेविक पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई और उन्होंने अब अक्टूबर 1917 की क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब अक्टूबर 1917 की क्रांति में और क्या क्या होता है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।